नमस्कार, कोजागरी के चौपाल में आपका स्वागत है। आज हमें उत्तराखंड से ज्वाइन कर रहे हैं पत्रकार रोहित जोशी। रोहित जोशी देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से संबद्ध रहे हैं और उत्तराखंड में भी उन्होंने बहुत जो खासकर पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी रिपोर्टिंग है उसको लेकर उनका लगातार कंसर्न रहा है। उत्तराखंड के तमाम राजनीतिक और तमाम जो सामाजिक कंसर्न है, जो उस तरह की चिंताएं हैं, उससे रोहित जोशी लगातार उससे जुड़े रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट चार धाम परियोजना की लगातार चर्चा होती रही है और अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ पोट्सडैम की एक स्टडी में इस परियोजना पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इसके पहले भी ये परियोजना लगातार विवादों में घिरी रही है। इसी पे हिंदू पे सीपी राजेंद्रन ने हिंदू पे एक एडिटोरियल, एक लंबा चौड़ा लेख लिखा है जिसको लेके जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से इस पूरी के पूरे इसके हवाले से जो पोट्सडैम यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट है उसके हवाले से उन्होंने इस पूरे परियोजना पे बहुत गंभीर सवाल खड़ा किए हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उत्तराखंड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रोहित जोशी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपेश भाई। और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है खासकर उत्तराखंड के लिए, लेकिन ये सिर्फ उत्तराखंड का मसला नहीं है। हम क्योंकि उत्तराखंड कोई आइसोलेशन में कोई एक स्टेट नहीं है, हम इसी दुनिया के पार्ट हैं, यहाँ के कंसर्न सबके कंसर्न है, तो हम इस मसले पर बात करेंगे जरूर। खैर, ओवर टू यू, आप बात कीजिए। तो रोहित भाई, मैं ये समझना चाहता था, खासकर जब ये कहा जा रहा है कि ये जो 900 किलोमीटर की 2 लेन जो परियोजना है उसको लेके जो एक तो ये कि जो पोट्सडैम यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं या जो वैज्ञानिकों का समूह है, जो रिपोर्ट्स है, उसमें मोटी मोटी बात क्या कही जा रही है, ये थोड़ी तफसील से हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। देखिए रूपेश, असल में जो यूनिवर्सिटी ऑफ पोट्सडैम की जो रिसर्चर्स हैं, जो उनकी स्टडी है जिसको जो अभी आउट हुई है, उस पर फिर द हिंदू ने भी एक एडिटोरियल आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने जो मोटी मोटी बातें इस रिपोर्ट में हैं, जो स्टडी की हैं, वो उसके जरिए फिर उस आर्टिकल में बहुत सारी बातें कही गई हैं। अगर हम देखें, अगर हम लगातार चार धाम प्रोजेक्ट को, जिसको ऑल वेदर रोड्स भी कहा जा रहा है, उस प्रोजेक्ट की पड़ताल अगर हम उस पर नजर बनाए हुए हैं, अगर हम न्यूज में उसे देखते आए हैं, उससे जुड़ी चर्चाओं पर अगर हमारी थोड़ी थोड़ी नजर है, तो ये जो अभी इस स्टडी में जो निष्कर्ष निकल कर आए हैं और जो चिंताएं बाहर आ रही हैं, ये ऐसी चिंताएं नहीं है जो पहली बार इस स्टडी में आ रही हैं। असल में ये सारी चिंताएं यहाँ पर जो लोग, जो एक्टिविस्ट हैं, जो लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को बहुत करीब से, बहुत पहले से देख रहे हैं, जो रिपोर्टर्स हैं जो इस पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो वो लोग इस तरह की चिंताएं पहले से जाहिर करते रहे हैं। लेकिन अब की बात, क्योंकि जो ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट है, अब ये पूरा हो चुका है, इसने कुछ बरसातें भी झेल ली हैं, तो उसके बाद जो इसके असर हैं, उनके जो यूनिवर्सिटी है उसने स्टडी किया है कि किस किस तरीके के इसके रिपरकशंस दिखाई दिए हैं, उनको इसने एनालिसिस किया है और उस पर अपनी कुछ फाइंडिंग्स दी हैं। तो बेसिकली ये जो रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के की जो स्टडी है, इसके जो निष्कर्ष हैं, अगर हम मोटे मोटे तौर पर उसके बारे में बात करें, तो जो उसकी की फाइंडिंग्स हैं, अगर हम मोटे तौर पर इसे समझें, तो वो एक चीज बताती है कि इस इलाके में, ये पहली बात तो ये जो स्टडी है, ये पूरे के पूरे, ऐसा नहीं है कि पूरा ऑल वेदर रोड जो है, जो तकरीबन 899 यानी 900 किलोमीटर के आसपास की है, जिसको बनने में तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए लगे हैं। और इसके अलावा जिसमें बहुत सारे अलग अलग स्टडीज कहती हैं कि 56,000 से ज्यादा पेड़ों को गिराया गया जिसको बनाने के लिए। उसके अलावा ये तो दर्ज पेड़ थे और अलग अलग तरीके से दर्ज पेड़ थे, लेकिन कई ऐसे पेड़ थे जो दर्ज ही नहीं हो पाए, क्योंकि वो लैंडस्लाइड्स में या जब मग डंपिंग की जा रही थी उसकी चपेट में आके टूटे। और ऐसे बहुत सारे पेड़ थे, अलग अलग वेजिटेशन थी, तो वो जो दबी इस प्रोजेक्ट में। तो इस पूरे होल ये जो रिसर्च स्टडी है, ये पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा स्टडी पूरे 900 किलोमीटर की स्टडी है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये स्पेसिफिकली अपनी फाइंडिंग्स के लिए, अपनी स्टडी को इन्होंने थोड़ा फोकस किया है। जो ऋषिकेश से जोशीमठ तक जो 250 किलोमीटर इसमें से जो रोड जाती है, उस रोड में क्या कुछ रहा है, उसके क्या अनुभव रहे इस प्रोजेक्ट में। बेसिकली एक वाइडनिंग प्रोजेक्ट है, वो रोड पहले से वहां थी, उसको चौड़ा किया गया है, ये बात समझने वाली है। तो उसके 250 किलोमीटर में क्या क्या इनके अनुभव रहे,
पिछले कुछ समय से किस किस तरीके के अनुभव रहे हैं जब से ये रोड चालू हुई है, तो उसकी स्टडी के आधार पर इन्होंने कुछ निष्कर्ष जारी किए हैं। तो ये रिपोर्ट कहती है कि 300 लैंडस्लाइड्स जोन्स बने हैं, 300 लैंडस्लाइड जोन्स इस पूरे कॉरिडोर में। और जो 2022 में काफी भारी बरसात रही थी, तो उस दौरान में जो स्टडी की गई, तो उसके अकॉर्डिंग ये कहती है कि इस जो एवरेज जो है वो तकरीबन 1.25 पर किलोमीटर पे एक लैंडस्लाइड जोन आपका इसमें बन गया है। तो ये उस 250 किलोमीटर के बारे में बात करती है। इसी तरह से इसके जो इसका कॉज बताती है, वो तो जो रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट है उसी को ही फैक्टर बताती है, क्योंकि उससे पहले भी वहां रोड हुआ करती थी, इतने ज्यादा लैंडस्लाइड जोन्स नहीं थे। तो अभी जब से वाइडनिंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उसके बाद बना, उसके बाद यहाँ पर लगातार जो ये लैंडस्लाइड जोन्स हैं वो बढ़ गए हैं, ये रिपोर्ट ये बताती है। और इसके अलावा फिर डेफिनेटली जो इसके जो मुख्य कारक रहे हैं, जो कारण है, वो बताते हैं कि जो रोड कंस्ट्रक्शन में जिस तरह के स्लोप का जो स्लोप एंगल है, जिस तरह से चौड़ा किया गया, उसके स्लोप का एंगल जो है वो बड़ा कॉज रहा है। क्योंकि आप समझिए कि रोड पहाड़ों की संरचना इस तरह से स्लैंटेड है, मतलब स्लोप में है, और आपने बीच से कट किया और 90 डिग्री पर इसे काटा है। तो जो पहाड़ का लोड है वो अब कहीं ना कहीं तो उसे लोड को जाना है, जो नेचुरली तो था, लेकिन अब यहाँ पर आपने बहुत बड़े कट इसमें कर लिए 90 डिग्री पर ऑलमोस्ट। तो उसका लोड जो है, उस लोड की वजह से ये रिपोर्ट कहती है कि ये लैंडस्लाइड बन रहा है, जो कि एक स्वाभाविक, मतलब ये बहुत, इसके लिए बहुत एडवांस किस्म के साइंस को जानने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ये एक बेसिक लॉजिक समझ में आता है, जो भी पहाड़ में रहता है उसके भी समझ में आ जाएगा। तो एक इस फैक्टर को बोलती है। इसके अलावा रेनफॉल जो बढ़ा है इस दौर में, तो उसको एक फैक्टर मानती है। इसके अलावा लिथोलॉजी को भी एक फैक्टर मानती है कि कैसे जो उत्तराखंड का जो रॉक फॉर्मेशन है, जैसे पत्थर कैसे बनते हैं, यहाँ पर कैसे बने हैं, उसको भी एक फैक्टर मानती है कि वो अभी, क्योंकि उत्तराखंड के हिमालय के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत फैजाइल है, बहुत ताजा पहाड़ हैं, बहुत नए पहाड़ हैं, तो उनके अभी रॉक फॉर्मेशन की प्रोसेस चल ही रही है। तो उस प्रोसेस में अचानक से जो प्रोसेस, जो अभी रॉक बन नहीं पाए हैं, जो पहाड़ जो अपनी प्रोसेस में है, उसको अचानक से आपने छेड़ा, 90 डिग्री के स्लोप पर काटा, तो उसने लैंडस्लाइड्स बढ़ा दिए। इस तरह की स्टडी ये सामने लेकर आती है रिपोर्ट। डेफिनेटली ये रिसर्चर्स की रिपोर्ट है, यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की रिपोर्ट है, तो इसमें साइंटिफिक चीजें काफी शामिल हैं। लेकिन जो एक लेमैन के नजरिए से अगर हम इसे देखें, तो उसमें मोटी मोटी बातें ये हैं। और इसके अलावा फिर ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि फ्यूचर में ये कितनी खतरनाक होने जा रही है, ये रोड। ये लगातार, वो बताती है कि ये लगातार बढ़ते रहेंगे। और जैसे कि अगर आप दूसरी स्टडीज को अगर देखेंगे, अलग अलग टाइम पे रिपोर्ट हुआ है जो, तो ये एक डेटा है, इसको थोड़ा सा और देखा जा सकता है कि अपडेट क्या हुआ है। लेकिन तकरीबन 160 से ज्यादा लोगों की मौत इन लैंडस्लाइड्स और इसके दौरान चारधाम प्रोजेक्ट के आसपास में हुई है, मतलब इस प्रोजेक्ट के आसपास। तो ये एक तरह से जानलेवा भी साबित हुई है रिपोर्ट, जो ये सड़कें हैं चारधाम की। तो ये सारी चीजें इसको मेंशन करती है। तो जैसे मैं पहले बोल रहा था कि रिपोर्ट तो ये बताती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे कंसर्न पब्लिक डोमेन में या हमारे इस सोसाइटी में नहीं थे, ऐसा नहीं है। चारधाम प्रोजेक्ट जो है वो हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट रहा। जैसे ये लॉन्च हुआ, इसको जिस तरह से लागू किया गया वो भी कंट्रोवर्शियल था, वो भी इस रिपोर्ट मेंशन करती है। तो इस पर बात पहले से भी थी, ये सारे सवाल, सारे कंसर्न ऑलरेडी थे। लेकिन हाँ, इस रिपोर्ट के आने के बाद, क्योंकि यूनिवर्सिटी के रिसर्च में जब उसकी स्टडी में ये सब सामने आई है, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जी जी। ये जो भारी बारिश और ढलान की बात की जा रही है, जिसमें आपने बताया कि 1.25 पर किलोमीटर भूस्खलन का औसत एक आया। अब रोहित भाई, जब इस तरह की चीजों को जब हम बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है इसके लिए पूरा ग्लोबल इफेक्ट जिम्मेदार है। पूरी दुनिया में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, ऐसे में क्या उत्तराखंड को, मैं सवाल, चूंकि जाहिर सी बात है कि अभी आपने जो पूरी बात कही, मैं इसमें एक अल्टरनेटिव समझना चाहता हूं कि क्या उत्तराखंड को विकास की दौड़ में जो सवाल किया जाता है इस तरह के लोगों द्वारा, जो इस तरह के डेवलपमेंट के पक्ष में खड़े हैं, क्या उत्तराखंड को इस सारे विकास से बाहर कर दिया जाए, या उत्तराखंड के लिए और क्या विकल्प हो सकता है? मुझे लगता है कि उससे पहले बहुत सारी चीजों पर बात करनी पड़ेगी। ये सवाल जो आपका है वो मेरा भी है, और जो लोग इस तरह से सवाल उठाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो हमेशा से एक बुरी मंशा के साथ ही सवाल उठा रहे हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जेन्युइन सवाल है। क्योंकि जब उत्तराखंड में रोड वाइडनिंग की बात आती है, या रोड कंस्ट्रक्शन की बात आती है, किसी भी तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात आती है,
तो एक जो मोटी अंडरस्टैंडिंग होती है कि उत्तराखंड एक फ्रेजाइल, क्योंकि हिमालय एक फ्रेजाइल है तो उत्तराखंड भी फ्रेजाइल है। यहाँ डेवलपमेंट की उस तरह की परियोजनाएं सस्टेनेबल नहीं हो सकती जो दूसरी जगह हो सकती हैं। तो ये चिंताएं जाहिर हो जाती हैं या उभर कर आती हैं कि तो फिर उत्तराखंड को कैसे आप उत्तराखंड को के साथ कैसा ट्रीटमेंट हो। बिल्कुल। तो मेरा जो अपना जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस है वो इन इलाकों में रिपोर्टिंग करते हुए, इन इलाकों में कई कई तरह की रोड परियोजनाओं के बारे में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हुए या रिपोर्टिंग करते हुए जो मेरे अनुभव है, मैं उनके जरिए जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है मैं वो शेयर करूंगा यहाँ पे। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि हमें पूरी तरह इस डिस्कोर्स को समझना चाहिए, इस डिस्कशन को समझना चाहिए, और हम उसका रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि हम यहाँ पर अभी ऑल वेदर रोड्स की बात कर रहे हैं तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको अपने रिपोर्टिंग एक्सपीरियंसेस बताना चाहूंगा, जबकि आप इवन उस दौर में कई कई रिपोर्टर्स ने जो उत्तराखंड से रिपोर्टिंग की है उन रिपोर्ट्स में दर्ज आपको मिल जाएगा कि जो ऑल वेदर रोड जब बनाने की मंशा जाहिर की गई और जब वो प्रोजेक्ट आया तो उसको किस तरह से किसी भी कीमत पर बना देने के लिए जो प्रयास किए गए तो उनकी पड़ताल बड़ी जरूरी हो जाती है। आपको देखना पड़ेगा कि जब ये प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ तो इसको कोई एक आपके पास तो इस तरह से खबर पहुंची या जो ऑडियंस है उसके पास तो इस तरह से खबर पहुंची कि उत्तराखंड में 4 धाम परियोजना शुरू हो रही है। ये एक परियोजना है जिसमें 5 सड़कें हैं। मैं आपको मोटे मोटे इंफॉर्मेशन के जरिए साथ में जोड़ता हुआ चलता हूं कि इसमें 5 सड़कें आती हैं जो कि 4 धाम, यानी उत्तराखंड में जिन्हें 4 धाम कहा जाता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इन 4 धामों की तरफ वो सड़कें बढ़ती हैं। उसके अलावा एक सड़क, ये 4 के 4 धाम गढ़वाल में आते हैं। एक सड़क कुमाऊं के हिस्से आती है जो कि टनकपुर से ऊपर चढ़ती हुई फिर आगे बढ़ते हुए काली नदी के किनारे किनारे जाती है, बिल्कुल तिब्बत बॉर्डर तक, ओम पर्वत तक कहना चाहिए। तो ये ओम पर्वत या फिर इधर आदि कैलाश तक। तो ये जो 5 कुल मिला के सड़कें हैं, इनकी कुल मिला के लंबाई हो जाती है 899 किलोमीटर, यानी कि 900 किलोमीटर मोटी मोटी अगर हम बात करें तो इन सड़कों में अगर आप इन सड़कों के एक्सपीरियंसेस को देखना चाहेंगे, जब कंस्ट्रक्शन इन सड़कों का चल रहा था तो बहुत तरह के एनवायरमेंटल नॉर्म्स का उल्लंघन किया गया। मतलब इतना एविडेंट था कि उसको कहने के लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत नहीं थी। जब आप उन सड़कों से गुजर रहे थे तो आप देख सकते थे कि सीधे सीधे मग डंपिंग नदियों में हो रही है, जो कानूनी पर्यावरणीय संबंधी कानून है उनका सीधा सीधा उल्लंघन था कि आप नदी में मलबा नहीं डाल सकते इस तरह। लेकिन आपके पास, इवन मेरे पास खुद कई विजुअल्स हैं, कई तस्वीरें हैं, कई वीडियोस हैं जिनमें मैं देख रहा हूं कि मग डंपिंग सीधे सीधे नदी पर हो रही है। अब चाहे वो हमारे यहाँ जितनी भी नदियां फैली हुई हैं जिनके किनारे किनारे सड़कें गई हैं, तो हमने देखा कि वो इस तरह से वहां पर हो रहा था। इवन जब ये प्रोजेक्ट, जब मैं पिछली बात जो अधूरी छूटी थी वो थी कि जब ये प्रोजेक्ट आप लोगों के पास, तो यानी कि ऑडियंस की जो उत्तराखंड के बाहर बैठी ऑडियंस है या आम उत्तराखंड के लोगों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन ऐसे आई कि 4 धाम एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि 4-5 सड़कें इस तरह से बन रही हैं जो कि 4 धामों की तरफ और इधर एक 5वें धाम की तरह आदि कैलाश की तरफ बढ़ती है, या फिर कहें कि कैलाश मानसरोवर की तरफ भी हो जाती है जी। तो इन सड़कों में, लेकिन ऐसा था नहीं, ये छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना बड़ा टफ था पर्यावरणीय कानूनों के तहत। तो इसमें क्या किया गया कि जो लिमिटेशन होती है कि इससे बड़े प्रोजेक्ट में आपको क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ती, तो उतने प्रोजेक्ट्स में इसको बांट दिया गया इस रोड को, और इसलिए इसके लिए किसी भी किस्म के पर्यावरणीय क्लियरेंस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये एक तरह से शुरुआत में ही स्ट्रेटेजिकली इस तरह से बनाई गई कि जिसमें आपको पर्यावरणीय चिंताओं को दरकिनार करते हुए ही ये सड़क की शुरुआत हुई। पहला में जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये था। उसके बाद का सवाल है कि जब ये इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे थी, जब अलग अलग कंपनियां इसके अलग अलग पार्ट्स को बना रही थी, तो वो जिस तरह से कंस्ट्रक्शन कर रही थी, तो सब लोगों ने देखा कि वो इतना ज्यादा एनवायरमेंटल नॉर्म्स का उल्लंघन उसमें हो रहा था कि आप नदियों पर, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि आपने नदियों में सीधे मग डंपिंग की, आपने जो डेडिकेटेड, जो जब इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसमें डेडिकेटेड मग डंपिंग जोन्स बनते हैं, आपने उसके इतर भी बेपरवाही से, लापरवाही से आपने मग डंपिंग की, जिसकी वजह से नीचे जंगलों की बहुत सारी वेजिटेशन बर्बाद हुई, जो कि इस प्रोजेक्ट में कहीं पर मेंशन नहीं थी। उतनी सारी मेंशन पेड़ होंगे, उनको काउंट करना भी इसीलिए कठिन हो गया क्योंकि इतने छोटे छोटे पोर्शंस में अलग अलग जगहों की में प्रोजेक्ट बने। तो उससे क्या हुआ कि एक डाटा आना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो इसीलिए जो जर्नलिस्ट थे उनके लिए भी इसमें
सही सही डेटा तक एक्सेस करना बहुत चैलेंजिंग था। तो इसीलिए इसके बारे में कोई एक सही सही सटीक आंकड़े नहीं आ पाए कि कितने पेड़ कॉम्प्रोमाइज हुए, किस तरह से ये रोड बनी। लेकिन हाँ, मोटा मोटा जो जो चीजें डेटा आपके पास आता है, इंटरनेट पे सर्च करने पे भी आता है, उतना ही आपके पास एक्सेस था। तो ये सारी चीजें मतलब यानी कि इसकी मंशा जिस तरह से इसे बनाने की थी, तो उसमें एक चीज बड़ा ध्यान में रखा गया, क्योंकि हमारे यहाँ पर्यावरणीय कानून थोड़ा सख्त हैं, तो उनको उनसे कैसे बचा जाए बिना उनमें उलझे हुए, तो ये इस तरह से बनाई गई। तो इसमें मंशा में भी कुछ दोष नजर आता है। हालांकि अगर हम देखें कि जैसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर, क्योंकि बहस भी चली थी, रवि चोपड़ा कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने में एक हाई पावर कमेटी थी, तो जिसने बार बार इस पे जिद की कि नहीं, इस रोड को इस तरह से नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये 12 मीटर चौड़ा किया जाना था सड़क को। लेकिन रवि चोपड़ा कमेटी ने जब इसको स्टडी किया, और उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने बताया कि ये 5.5 मीटर से ज्यादा नहीं बननी चाहिए। उनका ये रिकमेंडेशन था। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजों को, और खास तौर पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये चार धाम यात्रा, तो चार धाम प्रोजेक्ट तो इसको कहा जा रहा है, लेकिन ये असल में ये सारी की सारी सड़कें चीन के बॉर्डर की तरफ बढ़ रही हैं, तो ये स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी ग्राउंड में कि रक्षा के मसले पर आप इन सारी चीजों को मतलब सुप्रीम कोर्ट इस तरह से नहीं देख सकता, इसलिए उसने उसको क्लियर किया उन रोड्स को, और बाद में ये 10 मीटर चौड़ी सड़क बनी। तो ये सारे कंसर्न हैं। आप आगे बात को बढ़ाइए। तो क्षेत्रों में भी गए होंगे रोहित भाई, तो वहां पे क्या क्या वाकई में आबादी काफी कम आई, जैसे बताया जा रहा है कि आबादी में काफी कमी आई है, जो स्थानीय आबादी है, तो ये माइग्रेट होकर क्या पहले की तरह जैसे शहरों की ओर जाना हुआ है, या क्या हुआ, मतलब ये आबादी किधर गई? आबादी के, आप इस रोड के दायरे में पड़ने वाली आबादी की बात कर रहे हैं? क्षेत्र में आने वाले जो लैंड है उससे जुड़ी जो आबादी थी। देखिए, इसके कई कंसर्न हैं। अगर आप फिर जो इसका सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट है, या पहाड़ के समाज के कॉन्टेक्स्ट में इस पूरे प्रोजेक्ट को समझेंगे, तो इसमें असल में ये इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ एक बात कह पाना बड़ा मुश्किल है, ये मेरा अनुभव कहता है। जो समाज, आप पहली बात अगर आप इसको नोटिस करेंगे ना, तो ये रिवर, ये सारे के सारे जो नदी के किनारे के रास्ते हैं, ये सारे के सारे नदी के किनारे जाने वाली सड़कें हैं। तो अगर आप ट्रेडिशनली उत्तराखंड की बसासत को देखेंगे, तो नदियों के इमीडिएट किनारों पर बसासतें नहीं हैं बड़ी। कुछ टाउन जरूर हैं, जिसमें आप श्रीनगर को ले सकते हैं, जिसमें आप टिहरी को ले सकते हैं, जिसमें आप बागेश्वर को ले सकते हैं। इस तरह के कुछ बड़े टाउनशिप्स हैं जरूर, लेकिन आमतौर पर जो उत्तराखंड की बसासतें हैं वो नदियों के किनारे नहीं है, वो पहाड़ी चोटियों पर हैं या ऊपर की तरफ है, क्योंकि नदियों के किनारे उपजाऊ खेत है। तो वो ट्रेडिशनल बसासतों के लिहाज से अगर आप समझेंगे, तो उपजाऊ खेतों पर आप रहने के लिए घर नहीं बनाएंगे, उससे वहां पर तो खेती करेंगे और रहेंगे ऐसी जगह जो थोड़ा सा सेफ, क्योंकि फ्लड जोन भी बनाती हैं। नदियों के फ्लड जोन्स में घर बनाने का ट्रेडिशनली हमारे यहाँ कोई इस तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं रहा है, लेकिन गांव जो है वो थोड़ा सा नदियों से दूरी बरतते हुए ही बनते थे। तो ये नदियां, ये सड़कें जो है वो नदियों के किनारे किनारे गई। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बसासतें ट्रेडिशनली वहां नहीं थी, लेकिन हाँ, सड़कों के किनारे जाने के चलते जो बसासतें नई बनी, उसमें लोगों सड़कों के किनारे रहकर आकर बसने की इच्छा ने लोगों को उधर लेकर आया। तो अपने गांव छोड़कर या नई बसासतें डेवलप हुई। तो इन नदियों के किनारे नई बसासतें हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो कम है, वो संख्या में पर्याप्त है। और ये क्योंकि ट्रेडिशनली अगर आप देखिए, ये चार धाम यात्रा रूट है, उत्तराखंड का पर्यटन इससे बड़ा पहले से ऐतिहासिक तौर पर जुड़ा रहा है। तो इसके किनारे बसासतें नहीं है, ऐसा कहना मुझे नहीं लगता कि एक फेयर स्टेटमेंट होगा। बाय द वे, अगर इसको जस्टिफाई करते हुए कोई डेटा है तो वो मेरे संज्ञान में तो नहीं है। लेकिन हाँ, इसका जो दूसरा जो कंसर्न है, ये बात मुझे लगता है कि इस तरह से जरूर देखी जानी चाहिए कि क्या, या देखी जानी चाहिए या पूछा जाना चाहिए कि आखिर चार धाम प्रोजेक्ट बनने के बाद स्थानीय लोगों को क्या वाकई में ऐसा लगता है कि उनके लिए कोई फायदे की बात रही या नुकसान की बात रही। तो मेरा एक्सपीरियंस, या मतलब मैंने जितने लोगों से बातचीत की है, या मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, या लोगों को रोजगार मिला, लोगों को, या इस तरह के जो लाइवलीहुड का जो सवाल है, रोजगार के सवाल पर तो हम फिर बात करें, लेकिन पहले कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो इस बात को कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि चार धाम परियोजना ने उत्तराखंड में कनेक्टिविटी को एक तरह से मजबूत किया है। कम से कम इस इलाके में, यानी इन चार धाम के लिए जो 5 सड़कें बनाई गई, इन सड़कों के
आसपास के लोगों के लिए ये सड़कें काफी फायदेमंद रही हैं इस लिहाज से कि वो तेजी से अपने अपने घरों पर जा सकते हैं, या वहां से बाहर अगर उनको काम है तो वो निकल सकते हैं। तो इसमें कनेक्टिविटी में तेजी आई है, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को कोई इस बारे में कोई ऐतराज होना चाहिए। लेकिन ये बात भी है कि जो लैंडस्लाइड जोन्स बने हैं उसने बार बार बाधा भी लोगों के जीवन में डाली है इसकी वजह से, और कई बार तो वो फैटल बाधाएं हैं जिसमें लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। तो ये अलग अलग तथ्य हैं। इसी से आपका पहला सवाल जो आपने पूछा था वो जुड़ जाता है कि वाकई में अगर उत्तराखंड के बारे में जब हम लोग बात कर रहे होंगे तो क्या हमें चौड़ी सड़कें यहाँ नहीं चाहिए, क्या हमें यहाँ कनेक्टिविटी अच्छी नहीं चाहिए, क्या हमें डेवलपमेंट के लिए जो दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है क्या वो यहाँ नहीं चाहिए। तो इस लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो उत्तराखंड का एक नागरिक होने के नाते भी, और उत्तराखंड की जो स्वाभाविक विकास के प्रति एक एस्पिरेशन होगी, क्योंकि दुनिया की जो मेन स्ट्रीम की दौड़ है उसमें वो भी शामिल है, तो उस लिहाज से एक स्वाभाविक सा जवाब इसका निकलेगा कि नहीं हमारी भी जरूरतें हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि आदि कैलाश की तरफ जब रोड जब बढ़ती है तो वहां सिर्फ मंदिर नहीं है, वहां सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, वहां गांव भी हैं जहां लोग रहते हैं। तो उन गांव के उन लोगों को भी कनेक्टिविटी की उतनी ही जरूरत है जितना कि देश और दुनिया के दूसरे लोगों को है। तो मैं इस आर्गुमेंट से तो मैं नहीं इत्तेफाक रखता हूं कि वहां किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि बिल्कुल सोचा जाना चाहिए, लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरमेंटल जो चिंताएं हैं, जो कंसर्न है, उनको एड्रेस किए बगैर नहीं डेवलप किया जा सकता है। क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर लोगों की असल में उसको लागू करने के पीछे असल में सबसे बड़ी वजह है क्या वहां का टफ टोपोग्राफी और टफ टेरेन है, जिसको आज तक हम ह्यूमन जो इंजीनियरिंग है या जो इंसानी जो साइंस और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, क्या उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा है अब तक। तो मुझे लगता है कि इधर कुछ इसकी अगर आप सही तरीके से पड़ताल करेंगे तो वहां पर कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, और ये ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करते हुए आपको ज्यादा समझ में आती है मुझे लगता है। क्योंकि उत्तराखंड में, जैसे आपको पहले ही बोल चुका हूं कि उत्तराखंड के इंटीरियर इलाकों को डेफिनेटली अच्छी कनेक्टिविटी की जरूरत है। लेकिन वो प्रॉब्लम कहां पर आ रही है कि अगर मैंने आपको बताया कि जब रिपोर्टिंग के एक्सपीरियंस में आपको मिलते हैं जहां पर आप सीधे सीधे देख रहे होते हैं कि जो एनवायरमेंटल नॉर्म्स हैं, जो कि पब्लिक सेफ्टी से भी जाकर जुड़ता है, उनका जब कोई वायलेशन कर रही होती है, कोई कंपनी, कोई कॉन्ट्रैक्टर उसका वायलेशन कर रहा होता है, तो असल में इस नेक्सस को समझने की जरूरत है कि क्या जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंस का एडवांस में, हम लोग बहुत एडवांस दौर में जी रहे हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि हम अगर एक बहुत अच्छी टेक्निक के साथ उत्तराखंड की इसमें सड़कों का निर्माण करें और उसको ईमानदारी से कर सकें तो ये सारे कंसर्न एड्रेस नहीं हो सकते। मुझे ऐसा नहीं लगता। हमारे पास और ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी है और हो सकता है इससे ज्यादा बेहतर हम और एक्सप्लोर करें इस प्रोसेस में। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ की लोकल लेवल की लीडरशिप और जो यहाँ के पूरे एक नेक्सस है पावर का, उस नेक्सस के अंदर जो गहरा बैठा करप्शन है, असल में इन सारी चीजों की वजह वो बन रहा है। अगर आप देखेंगे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो एजेंसीज हैं जो इसमें कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, जो कि सामने पर वायलेशन करती हैं एनवायरमेंटल नॉर्म्स का, या वो इतना बड़ा करप्शन करती हैं कि जितना पैसा उधर लगना चाहिए उसको बिल्कुल जिस तरह के नॉर्म्स हैं उनके साथ कंस्ट्रक्शन उसका किया जाना चाहिए, वो उसको प्रॉफिट मेकिंग के लिए या अपने दूसरे कई तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए वो उसको नहीं लागू करती हैं। और इस वजह से असल में ये सारा जो प्रॉब्लम खड़ा होता है वो ज्यादा खड़ा होता है। जब आपने खुद ही के लिए आमंत्रित कर दिया हो कंस्ट्रक्शन के दौरान ही कि आने वाली बरसात में वो लैंडस्लाइड जोन्स डेवलप होंगे, क्योंकि आपने उसी समय में उसका कंसर्न नहीं, उसका ख्याल नहीं रखा, तो असल में ये प्रॉब्लम इंप्लीमेंटेशन की है। और इंप्लीमेंटेशन का जो नेक्सस है, अगर आप देखेंगे कि लोकल लेवल पे जो ठेकेदार हैं जो असल में इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, वैसे बड़ी एजेंसीज के कंपनी, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट था तो बड़ी एजेंसीज ने इसके कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, लेकिन उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो यहाँ के छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को बांट दिए, जो कि असल में अगर आप देखेंगे तो वो हमारे यहाँ की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल पार्टीज के लोकल लीडर्स भी, वही कॉन्ट्रैक्टर लोकल लीडर्स हैं, और उन पर कोई सवाल नहीं उठ सकता, उन पर कोई, क्योंकि उनकी पहुंच सीधे मुख्यमंत्री के दफ्तर तक है, उनकी पहुंच उससे भी ज्यादा आगे हो सकती है। तो इसलिए ये जो पूरा नेक्सस है, असल में साइंस और टेक्नोलॉजी के पास जवाब हो सकता है इस पूरे प्रॉब्लम से को एड्रेस करने का, लेकिन इस नेक्सस के खिलाफ किसी और को लड़ना पड़ेगा।
और वो नेक्सस के खिलाफ कौन लड़ेगा? जब तक ये नहीं एड्रेस होगा तब तक ये इस तरह से एड्रेस नहीं हो सकता कि हम पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए भी उत्तराखंड के इंटीरियर इलाकों में अच्छी सड़कों, अच्छी कनेक्टिविटी पहुंचा सकें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें। तो ये एक नेक्सस है जो असली कॉज है इस पूरे के पूरे जो ये केओस क्रिएट हुआ है, उसमें जो असली कॉज है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। और डेफिनेटली उत्तराखंड एक सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ पर हमें पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखना ही होगा। और उत्तराखंड की अगर आप जन आंदोलनों की पड़ताल करें वन आंदोलन के समय से ही, या उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की हिस्ट्री रही है, उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे कि उत्तराखंड स्टेटहुड का मूवमेंट ही एक पूरी की पूरी जो सबसे मजबूत धारा थी वो इसकी अपनी इकोलॉजी, अपनी टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग इधर डेवलपमेंट की पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करने के नाम पर ही ये स्टेट बना। तो लेकिन जो फिर बाद में हुआ है इधर पर, वो वही नेक्सस है जो काम कर रहा था यूपी में, वही उत्तराखंड में भी कर रहा है। तो ये इन सारे संकटों को असल में एड्रेस करने की जरूरत है, तब जाकर हम समझ पाएंगे। और साइंटिफिक दायरों से भी जिस तरह की बातें आती हैं, साइंटिस्ट जिस तरह की बात करते हैं, कई साइंटिस्ट बहुत ज्यादा कंसर्न जाहिर करते हैं जिस तरह का केओस यहाँ मचा हुआ है, जिस तरह के डेवलपमेंट के नाम पर जिस तरह से प्रोजेक्ट्स और यहाँ मुनाफा और उसके लिहाज से सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर देने की जो प्रवृत्ति बढ़ी है, बहुत सारे एक्सपर्ट उसमें काफी चिंतित रहते हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं मान सकता कि आप इसके एनवायरमेंटल कंसर्न अपनी जगह है, लेकिन आप एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी इंसानों के लिए हैं। इंसान अगर यहाँ का जो सबसे इंटीरियर इलाके का नागरिक है, उसके प्रति भी स्टेट की जिम्मेदारियां हैं, डेफिनेटली उनको भी फुलफिल किया जाना चाहिए। जी, मैं आपसे एक सवाल और समझना चाहूंगा, क्योंकि आप यूरोप में भी आपने तमाम पहाड़ी एरिया जो क्षेत्र हैं उनको देखा है, तो आपको क्या लगता है वहां डेवलपमेंट को लेके जिस तरह के मानक गढ़े गए या जिस तरह का एक रूट मैप फॉलो किया गया, उसमें और उत्तराखंड में क्या अंतर है? क्योंकि वहां तो डेवलपमेंट्स को ठीक ठाक से मतलब स्पेस दिया गया, क्या डिफरेंस आप देखते हैं इन दोनों जगहों में? देखिए, पहली बात तो सीधा सा फर्क है, मैंने आपको बताया कि हिमालय सबसे ताजा पहाड़ है, हिमालय दुनिया का सबसे ताजा पहाड़ है। और उसकी प्रोसेस जो है, मैं जो रॉक फॉर्मेशन की प्रोसेस, ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, कोई साइंटिस्ट इसको ज्यादा तसल्ली से बता सकते हैं, लेकिन हाँ, हम इस बात को उन्हीं के हवाले से ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड हिमालय क्योंकि बहुत ताजा पहाड़ हैं, ये इसके रॉक्स अभी पूरी तरह से बन भी नहीं पाई हैं, वो फॉर्मेशन की प्रोसेस में है, इसीलिए यहाँ बहुत लूज रॉक्स हैं, लूज माउंटेन्स हैं, जैसे ही आप उसे छेड़ते हैं उसमें लैंडस्लाइड उभर के आ जाते हैं। ऐसा यूरोप में नहीं होता। एल्प्स के पहाड़ इतने कमजोर, इतने फ्रेजाइल नहीं है, वो पुराने पहाड़ हैं, उनके रॉक फॉर्मेशन बहुत पुरानी है, तो वो इस तरह से नहीं भरभरा के गिर पड़ती हैं। ये एक बुनियादी फर्क है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ ये फर्क नहीं है, ये पूरी विजन का, पॉलिटिकल कमिटमेंट का, टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने का। जैसे अगर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं, जब मैं जर्मनी में ट्रियर एक टाउन पड़ता है, ट्रियर से जब मैं लग्जमबर्ग की तरफ जा रहा था, तो मैंने नोटिस किया कि वो पूरा हिली टेरेन था। उसमें ट्रेन कई इलाकों पर ऐसे चल रही थी जैसे एंगल्स, मतलब उन्होंने पहाड़ को नहीं छेड़ा था, 90 डिग्री में पहाड़ नहीं काटा था, पहाड़ में ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया था कि पहाड़ों में एंगल गाड़ कर और उन्होंने ट्रेन को पहाड़ों के बाहर चला रहे थे। तो ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है वहां देखने का। हालांकि मैं कोई इंजीनियर नहीं हूं कि मैं इसको क्लेम कर सकूं कि यही टेक्नोलॉजी यहाँ भी काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि उनके अंदर इनोवेशन भी था और उनके अंदर वो कंसर्न भी है कि वो सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके सिर्फ एक एजेंडा पर, जो कि उनके प्रॉफिट को फुलफिल कर रहा हो, वो उसी पर चलने वाली सोसाइटी नहीं है। वो अपने नागरिकों के दूसरे हितों या नागरिक और अपने इकोलॉजी के दूसरे हितों को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ ये एक कमजोरी मुझे नजर आती है कि हम नए चीजों को एक्सप्लोर करने की तरफ नहीं बढ़ रहे। जिस टेक्नोलॉजी से पहाड़ी मैदानी इलाकों में रोड कंस्ट्रक्ट होता है, उसी टेक्नोलॉजी से पहाड़ों में हो रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये दो अलग टेरेन है, आपको इसको अलग तरह से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी रही है हिमालय में सड़कों को काटने की, उसमें कोई इनोवेशन नहीं है, कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं हुई। तो रिसर्च और डेवलपमेंट में जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो नई टेक्नोलॉजी से भी आपका इंटरेक्शन नहीं होगा। और ये भी एक बड़ी वजह बन रही है कि उत्तराखंड में इससे आगे हम नहीं बढ़ पा रहे रोड कंस्ट्रक्शन के तरीके को एक्सप्लोर करते हुए। अच्छा, उत्तराखंड से अब लगातार तबाही की भयावह तस्वीरें आ रही हैं, और इसके बाद जो कुछ मतलब आज क्या आपको ऐसा लगता है कुछ उत्तराखंड में कोई ऐसी वायस या कोई ऐसा बेचैनी है कि जिसको लेके कोई अल्टरनेटिव मॉडल खड़ा करने के लिए मैं ये समझना चाहता हूं कि आप क्या देख रहे हैं, भविष्य क्या देख रहे हैं उत्तराखंड में?
कि क्या कुछ भविष्य की बात तो करें तो मैंने जैसे भी कहा शुरू में भी कि उत्तराखंड का भविष्य भी असल में इस दुनिया के भविष्य के साथ ही जुड़ा हुआ है, वो कोई आइसोलेशन में नहीं है। और हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ने नए खतरे पैदा कर दिए हैं, और उसका प्रत्यक्ष परिणाम अगर दुनिया में सबसे भयावह कोई घटना क्लाइमेट चेंज की वजह से हुई हो तो वो उत्तराखंड में हुई है। केदारनाथ की त्रासदी असल में क्लाइमेट चेंज का ही, अगर आप उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो वो क्लाइमेट चेंज का ही परिणाम थी कि उत्तराखंड में उतना भयानक हादसा हुआ। डेफिनेटली उसके बाद फिर कई साइंटिस्ट की रिपोर्ट ने बताया अभी कि उसको एक्सेलरेट करने में जरूर ह्यूमन इंटरवेंशन है, उसने उसको एक्सेलरेट करने में काफी बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन अगर उसको आप डीपली अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो वो असल में क्लाइमेट चेंज का एक तरह का प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो क्लाइमेट चेंज की परिघटना है। क्योंकि उस बार अगर आपको ध्यान होगा कि क्योंकि इसको साइंटिफिकली जिस तरह से साइंटिस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस तरफ से आया और हमारी तरफ के दोनों मानसून वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लॉक हो गया था और दोनों मानसून पहुंचे, तो उन्होंने एक तरह से पूरे स्टेट के ऊपर बेतहाशा बारिश की। और जो कि हर हिमालयाज में जहां सिर्फ बर्फ गिरती है, जहां बारिश गिरती नहीं है, उस इलाके में हैवी रेनफॉल हुआ और उसने वहां के जो बहुत सारे एवलांच डेवलप किए, जिनमें से एक एवलांच सीधे जो केदारनाथ जो के ऊपर जो चौराबाड़ी लेक थी उसके ऊपर के पहाड़ में एक एवलांच हुआ और जिसने उस लेक में टनों मलबा गिरा और उसके थ्रस्ट से पैदा हुआ उसने उसके किनारों को तोड़ा, उसके एम्बैंकमेंट को तोड़ा और उससे फिर बहुत सारा पानी, पूरा झील का पानी तबाही बरसाता हुआ केदारनाथ में गया। तो ये क्लाइमेट चेंज की घटना है। इसको अगर आप साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे तो उत्तराखंड इस तरह की हजारों घटनाओं के लिए एक खतरनाक जगह है, क्योंकि आप फ्रेजाइल एक आपका भूगोल है, आप इतने सेंसिटिव हिमालय में रहते हैं, वहां पर क्लाइमेट चेंज के बार बार आप देखेंगे 2022 में बहुत तेज रेनफॉल हुआ है और लगातार आप पैटर्न देखेंगे कि अलग अलग तरह की घटनाएं हो रही हैं और अलग अलग तरह के बिहेवियर्स दिख रहे हैं एनवायरनमेंट में। तो इन सब के बीच में आप एक ऐसे भूगोल में रह रहे हैं जो कि बहुत सेंसिटिव भूगोल है, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा कंसर्न भी होना चाहिए कि आपको अपने एक एक कदम को फूक फूक कर आगे बढ़ाना है। लेकिन हमारे यहाँ उत्तराखंड स्टेट में बिल्कुल इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, जो खासकर जो मैं जिस नेक्सस की बात कर रहा हूं, जो कि पॉलिटिशियंस का, एजेंसीज का, कॉर्पोरेशंस का और जो ठेकेदारों और जो लोकल लीडरशिप है, इन सब के एक नेक्सस में, और इसमें डेफिनेटली मीडिया भी शामिल है, लोकल लेवल के जर्नलिस्ट भी शामिल है। और मतलब मैं सीधे सीधे हर किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ना मैं हर एक पॉलिटिशियन को ब्लेम कर रहा हूँ, ना मैं हर एक जर्नलिस्ट को ब्लेम कर रहा हूँ, ना हर एक एजेंसी है, लेकिन एक नेक्सस तो डेफिनेटली काम कर रहा है और उसमें लोग जरूर शामिल हैं। तो उन सबको ब्लेम करने की जरूरत है भी, क्योंकि ये नेक्सस हमारे लिए एक ऐसा थ्रेट पैदा करने वाला है आने वाले समय में, या थ्रेट तो पैदा कर ही दिया है और ऐसी दुर्घटनाओं को सामने लेकर आने वाला है जिससे पार पाना मुश्किल इंसानी क्षमताओं में नहीं होगा। केदारनाथ ने हमें बता दिया कि हमारी क्षमताएं लिमिटेड हैं। जब प्रकृति अपने कोप को लेकर आती है तो हम उसके लिए, उसके सामने कुछ भी नहीं टिकता उसके सामने। तो जिन परियोजनाओं को हम बिल्कुल ऐसा मान रहे थे उससे पहले कि नहीं, इन परियोजनाओं को तो कुछ होने ही वाला नहीं है, लेकिन प्रकृति ने बार बार हमें बता दिया उसको तहस नहस करके कि नहीं, हमारी क्षमताएं अभी बहुत कम है। अगर हम फूक फूक के कदम नहीं रखते हैं, अगर हम सबक लेते हुए कदम नहीं रखते हैं, तो हम एक तरह से इस त्रासदी की, इस तरह की कई कई त्रासदियों को हमें झेलना पड़ेगा। ठीक बात है, ये बहुत तफसील से आपने अपनी बात रखी रोहित भाई। एक चीज और, मैं जो अंतिम सवाल मेरा है वो ये है कि जिस तरह से उत्तराखंड में ये सारे जो कंसर्न है, इसके इतर जो राजनीतिक विकल्प है उत्तराखंड में आज की डेट में जो सीमित जो है पड़े हुए हैं, उन राजनीतिक विकल्पों में क्या कोई इस तरह का विकल्प डेवलप होने की कोशिश हो रही है, या कोई बेचैनी है जिसको लेके उत्तराखंड के सवाल के जो कंसर्न है उनका स्थानीय स्तर पे कोई सवाल जवाब ढूंढा जा सके और जिसको एक राजनीतिक, एक पॉलिटिकल एड्रेस करने वाले, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी भी जिसके साथ जुड़े? देखिए, उत्तराखंड में मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में बड़ी हिस्ट्री रही है, खासकर एनवायरनमेंट के मूवमेंट की। यहाँ कई तरह के वन आंदोलन रहे हैं, उन वन आंदोलनों का बड़ा इम्पैक्ट रहा है सोसाइटीज में। आप चिपको आंदोलन ले सकते हैं, जिसने पूरे वर्ल्ड वाइड जिसका इम्पैक्ट था, जिसने एक मतलब अपने आप को दर्ज कराया कि उत्तराखंड में पर्यावरणीय चिंताओं को दर्ज कराया। आप यहाँ लोकल लेवल पे जाएंगे तो इवन जो यहाँ का जो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल है उसमें एनवायरमेंटल कंसर्न्स आपको दिखते हैं, उसके कल्चरल प्रैक्टिसेस में कई बार दिखते हैं।
आप देखेंगे कि यहाँ के सबसे लश फॉरेस्ट जो लश ग्रीन फॉरेस्ट जो हैं, जो बिल्कुल इंटीरियर इलाकों को छोड़ दिया जाए जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन पॉसिबल ही नहीं है, अगर आप मेन स्ट्रीम में देखते हैं जो सबसे गहरे जो जंगल हैं, जो घने जंगल हैं, वो जंगल पब्लिक के ओनरशिप में, जो कम्युनिटी के फॉरेस्ट हैं, उनको वो अपनी देवी देवताओं को चढ़ाकर उन जंगलों की रक्षा करते रहे हैं। और इस तरह से पर्यावरण के प्रति चिंताएं, पर्यावरणीय चिंताएं यहाँ पर हैं सोसाइटी में, मतलब चिंताएं नहीं है, मतलब बहुत कॉन्शियस लेवल पे नहीं है, लेकिन प्रैक्टिसेस में है, ट्रेडिशनली है। लेकिन यहाँ पर एक पॉलिटिकल क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं क्या यहाँ की पर्यावरणीय चिंताएं यहाँ पॉलिटिकल क्वेश्चन बन रही हैं? तो इसका सीधा जवाब है, नहीं बन रही है। जो भी इस तरह की फोर्सेस हैं, जिस तरह की जो एनवायरनमेंट के कंसर्न लेकर आती है, जो कि यहाँ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने वाली पॉलिटिकल जो अप्रोच है, वो लोग पूरी तरह से अप्रासंगिक लोग हैं। वो उनकी पॉलिटिकल, या तो उनके पास वो स्ट्रेटेजी नहीं डेवलप हो पा रही कि वो लोगों को एड्रेस कर सकें, या फिर कहना चाहिए कि जिस तरह से जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो मेन स्ट्रीम के पॉलिटिकल एजेंडाज इतने ज्यादा हावी हैं अभी उत्तराखंड के स्टेट पॉलिटिक्स में कि उससे इतर सोचना अभी उत्तराखंड के लोगों के लिए मुझे लगता है कि संभव नहीं है। इस तरह की कोई इस तरह का पॉलिटिकल फिगर हमें दिखाई नहीं देता जो कि सच में इसको एक मुद्दा बना के लेके चल पड़े। ये तो आप पूरी दुनिया भर में भी देखेंगे, दुनिया भर में एनवायरमेंटल कॉज इतना कंसर्न इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन आप कहीं भी देख लीजिए कि एनवायरमेंट के कंसर्न करने वाले जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनकी बात बहुत ज्यादा सुनी जा रही है, मुश्किल है। यूरोप में कुछ जगहों पर ग्रीन पार्टी के लोग जरूर चुने गए हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे ओवरऑल अभी तक ये मुद्दा एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बना है। और डेफिनेटली जब तक ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनेगा, तब तक इसको सही तरीके से एड्रेस भी नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि अभी हम लोगों के, अगर उत्तराखंड को आप देखें, उत्तराखंड में अगर आप उत्तराखंड की पॉलिटिक्स पर नजर रखते हैं, तो धीरे धीरे यहाँ पे सांप्रदायिक पॉलिटिक्स डेवलप हुई है, जो कि यहाँ की हिस्ट्री रही नहीं है। और वो कम्युनल पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ही आजकल सारे नैरेटिव सबसे ज्यादा मजबूत है। और उत्तराखंड से बार बार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं जो कि बता रही हैं कि उत्तराखंड को कम्युनल पॉलिटिक्स में ज्यादा एंगेज हो रहा है, बजाय कि रियल कंसर्न जो उत्तराखंड के हैं उन कंसर्न में इसको मोबिलाइज किया जा सके। और या फिर इधर बहुत ज्यादा क्षेत्रवादी किस्म के आंदोलनों को बहुत शह मिल रही है, जो कि सिर्फ पहाड़ और पहाड़ी की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये सिर्फ पहाड़ी की बात नहीं, जैसे मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोगों की ये जो पहाड़ के कंसर्न है वो सीधे जाके जुड़ते हैं दुनिया के सबसे बड़े कंसर्न से। तो इसको इतना ज्यादा रीजनिस्टिक होके देखने की जरूरत नहीं है। एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग और एक प्रो एनवायरमेंट, प्रो पीपल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसका भी एक पॉलिटिकल क्वेश्चन बनता अभी दूर तक नजर नहीं आता। बहुत बहुत बढ़िया बात आप कह रहे हैं, लेकिन ये फिलिस्तीनी कवि महमूद दरवेश ने कहा है कि बिना उम्मीद के हमारा कोई भविष्य नहीं है, तो उम्मीद करनी होगी। रोहित जोशी, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया रूपेश भाई।